हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। मैंने सुना है बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत इलेक्ट्रिसिटी में ही हो रही है। देखो, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बात करें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा एग्जाम के अंदर आता है 6 या फिर 7 मार्क्स का। अब उस 6 या 7 मार्क्स में से न्यूमेरिकल आने का चांस होता है सिर्फ और सिर्फ कोई एक न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल। बाकी हमें किस पे फोकस करना है? थ्योरी पर, लॉस पर, जैसे ओम्स लॉ, जूल्स, हीटिंग इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस। अब उसके जो एप्लीकेशन क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं वो आप लोग वीडियो में ढंग से समझना कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद बचा एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या आता है कि आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है, सीरीज और पैरेलल का, ठीक है। अब उसकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंगली वो न्यूमेरिकल में काउंट नहीं होता। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको बोला कि आपके पास एक वायर है, उसे 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, फिर उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, बताओ नया रेजिस्टेंस क्या हुआ। इट नॉट काउंट इन न्यूमेरिकल, ये काउंट होता है एज अ एप्लीकेशन क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी में से अगर मान लीजिए हमारे पास एक या दो एमसीक्यू आते हैं, कम से कम एक या दो, ठीक है, इससे ज्यादा एमसीक्यू नहीं आएंगे। एक हमारा आएगा 3 मार्कर, मैग्नेटिक में से केस स्टडी आती है, या फिर और लाइट में से हमारा 5 मार्कर आएगा, तो हमने उस पर फोकस करना है। तो भाई न्यूमेरिकल पे अगर अभी भी आपको किसी बच्चे को लगता है कि न्यूमेरिकल तो मेरे लिए बड़े दिक्कतदायक है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, क्वेश्चन को समझ के ना बस गिवन लिखना सीखो, वैल्यू पुट करना सीखो, इतना। उसके बाद आराम से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। न्यूमेरिकल आपको दिक्कत देते हैं बस एक ही तरह के, जब आपके पास कौन से न्यूमेरिकल आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर वाले, बस वही दिक्कत देंगे। लेकिन उन क्वेश्चन के साथ हमेशा और आता है, तो आपकी जान बच गई, यानी कि आपके पास एक और मौका होगा दूसरे टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो बस वही कंसेप्ट जरा ध्यान से समझना। ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी भाई आजकल के टाइम पे बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, सरवाइव कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पे हद से ज्यादा डिपेंड है हम, बहुत ज्यादा डिपेंड है ना। अब बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसकी एप्लीकेशन। दूसरा जो इसकी एक और एप्लीकेशन होती है डी पार्ट के बाद ई पार्ट, और वो क्या हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा तो चैप्टर ही है पूरा। तो बच्चों हम इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे तो हम पूरे नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले जब हम बात करते हैं व्हाट इज इन इलेक्ट्रिक चार्ज, होता क्या, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन देखें, चार्ज क्या है? एक फिजिकल एंटिटी है, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डिफाइन एज एक्सेस और डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी। आप लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था मेटल क्या करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंड लूजिंग, लूज। सो व्हाट चार्ज दे एक्वायर? पॉजिटिव। देखो ना, अभी आपने खुद ही बोला ना पॉजिटिव चार्ज, तो मैं वही तो बता रहा हूँ। नॉन मेटल क्या करते हैं, कौन सा चार्ज एक्वायर करा? यही तो चार्ज है। अलग थोड़ी ना हो जाएगा कि फिजिक्स में अलग चल रहा है, केमिस्ट्री में अलग चल रहा है, वो एक ही चीज तो है, ठीक है। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है, अ बॉडी सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज गेन इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने पढ़ रखा है। एन एबोनाइट रॉड रब विद अ फर एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अरे सिंपल सी भाषा में बोलूं, ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड लो,
फर पे रब करो, क्या चार्ज एक्वायर करेगा वो? बताओ कौन सी क्लास में पढ़ा था? 8वीं कक्षा, नेचुरल फिनोमिना चैप्टर, है ना? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमने वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पढ़ी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 7th में था करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये किस किस को याद है? और क्लास 7th के अंदर सोलेनॉइड भी था। क्लास 7th में सोलेनॉइड भी था। क्लास 7th के अंदर इलेक्ट्रिक बेल भी थी। क्लास 7th में जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी था। है ना? नहीं पढ़ा ना? ऑनलाइन का नतीजा। तभी आप लोगों को 10th के अंदर ये हालात इतने मुश्किल लगते हैं, हाय इतने मुश्किल मुश्किल, ये क्लास 7 में ऑलरेडी कवर हो चुके होते हैं। हम वहां पे सीधे रट के आते होते हैं ना। अरे सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गया कोरोना बैच है। रट के थोड़ी ना आ रहे हैं, ये तो गूगल से टेप के आ रहे हैं। या तो एग्जाम ही नहीं दिया, दो ही चॉइस थी, या तो लैपटॉप खोल के यहाँ आधी स्क्रीन चल रही है जूम या मीट, और आधी स्क्रीन पे चल रहा है गूगल बाबा। बेटा वही तो पॉइंट है, स्प्लिटिंग करो या दूसरा फोन बच्चे इतने चालाक होते हैं। हाँ फिर तो तुम्हारे तो मजे ही मजे, फटाफट से कॉपी पेस्ट करो। यही तो फायदा उठाया। चलो, अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? पहले सुनो, द टोटल चार्ज एक्वायर बाय बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारे पास क्या आता है, जो मेरा नेट चार्ज है वो किसके इक्वल होगा? नेट चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन। नेट चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू। आप कैपिटल भी कर सकते हो, आप लोग काफी जगह पे क्या पढ़ोगे, स्मॉल क्यू भी होता है, जो मन करे। अभी यहाँ पे इतना वो नहीं है, ठीक है? आप दोनों में से कुछ भी यूज करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी भी नंबर आता है तो एनी वर्ड यूज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो ई माइनस। याद रखो ई माइनस क्या है मेरा? कांस्टेंट, जो जे थॉमसन ने कैलकुलेट करा था। अब बेटा इलेक्ट्रॉन तो जे थॉमसन ने बेसिकली डिस्कवर करे थे। अगर जे थॉमसन ने डिस्कवर करे तो चार्ज के बारे में रिगार्डिंगली भी इन्होंने ही एक्सप्लेन करा था। और ये चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो गया हमारा चार्ज। अब जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने ये वुलन क्लोथ पहन रखा है, मैंने एक स्केल उठाया प्लास्टिक का, उसे रब करा। रब करने के बाद पेपर है, मैं जैसे ही पेपर के पास लेके जाता हूँ, पेपर उससे अट्रैक्ट होता है। ये एक्टिविटी आपने देखी भी होगी और ट्राई भी करी होगी। सबसे आसान है, ग्लास के ऊपर क्या चार्ज एक्वायर हुआ? नेगेटिव। प्लास्टिक स्केल है भाई हमारा, वो सॉरी ग्लास नहीं है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ। नेगेटिव चार्ज, पेपर के ऊपर कौन सा चार्ज? कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज उसके पास लेके गया, पेपर के ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हुआ। पेपर के ऊपर क्या होता है? चार्ज इंड्यूस हुआ। और वो चार्ज जो इंड्यूस होता है पेपर पे, वो चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और उस वजह से वो क्या करता है? उसे अट्रैक्ट करता है। सिंपल सी भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? पता क्यों? चार्ज एक जगह पे रुके हुए हैं, रेस्ट पे। चार्ज एट, अब हम ये नहीं पढ़ रहे, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट, इलेक्ट मतलब चार्ज, सिटी मतलब मूविंग, चार्ज इन
मोशन। तो पता है करंट और इलेक्ट्रिसिटी आर जस्ट सिमिलर थिंग, है ना, वो कुछ अलग नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या रिगार्डिंगली पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो फिनोमिना एसोसिएट होंगे, हम वो सब यहां पे कवर करेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट, अगर आप देखें, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ मेटेलिक वायर, जैसे यहां पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर मैं एक सर्किट ले रहा हूं, सर्किट के अंदर यहां पे क्या लिया है ना, टॉर्च, सेल्स लगे होते हैं, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च, ताकि टॉर्च क्या हो सके, टॉर्च के अंदर जो बल्ब है वो क्या हो सके, ग्लो हो सके। सो हम यहां पर क्या देखते हैं, वी हैव ऑल्सो सीन दैट टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन इट्स स्विच ऑन। अब यहां पर एक स्विच, स्विच क्या होता है, मेक अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। हमें ये सेल बल्ब क्या होता है ये सब कुछ पढ़ना है, लेकिन स्विच का मतलब क्या है, कनेक्शन बना रहा है किसके बीच में, सेल और बल्ब। अब इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है, अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर। अगर हमारा सर्किट किसी भी तरह से ब्रेक होता है तो करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो होती है भाई सिंपल सी भाषा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, जब भी ये डेफिनेशन आए, डेफिनेशन पे फोकस करना। इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। बच्चों आप लोग डेफिनेशन ये यूज करोगे, बच्चे पता क्या करते हैं, सोचते हैं छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सिंपल भाषा है, आप लोगों से जब डेफिनेशन पूछोगे, डेफिनेशन ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन के ऊपर भाई गलती मत करना, ये है हमारी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में। अब बच्चों आप फॉर्मूला नोट करते जाओ, जिस जिसको भाई दिक्कत होती है, तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला, नोट करते जाओ, काउंट करते जाओ। ये है हमारा दूसरा फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज को हम क्या लिखते हैं, और करंट का क्या लिखते हैं हम, तो आई इक्वल टू क्यू ओ बाय टी, ठीक। तो ये आ गया हमारा करंट का फॉर्मूला। अच्छा, इसे मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या, ध्यान से देखना, क्यू इक्वल टू, सो आई इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, यानी कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, एम्पेयर। ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि किसने डिस्कवर करा था, आंद्रे मेरे एम्पेयर ने। 1 एम्पेयर, ये डेफिनेशन आती है कि डिफाइन करो 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज फॉर्म व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, सेकेंड सॉरी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। ये पता है 1 जूल, 1 एम्पेयर, 1 वोल्ट, 1 वॉट, 1 ओम, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा यूज होती है।
अगर हम एक डेफिनेशन की इलेक्ट्रिसिटी में से फोकस करें तो आप लोगों को सबसे ज्यादा डेफिनेशन पे फोकस किस पे करना होता है, जो किस पे आती है, यूनिट डेफिनेशन, 1 एम्पेयर, 1 वोल्ट, 1 ओम, 1 वोल्ट, इन सब पे। ठीक है, इसे मैं क्या लिखूंगा, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में, तो यानी कि मेरा 1 एम्पेयर किसके इक्वल है, कूलम पर सेकेंड। अच्छा, स्मॉल करंट को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, मिलीमीटर। बच्चों ये मिलीमीटर है, 10⁻³ एम्पेयर। और भी ज्यादा छोटा हो तो आप क्या कर सकते हो, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर है 10⁻⁶ अमीटर एक डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है, ये मेजर करता है कि इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में कितना जा रहा है। और याद रखना ये हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। ठीक, याद रखो, इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। बिना वायर के मैं फ्लो ऑफ चार्ज नहीं करा सकता। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वर नॉट नॉन एट द टाइम व्हेन फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। ठीक है, अब किसी को यह पता है करंट पे, करंट को हम क्या चार्ज लेट करके चलते हैं, करंट को हम क्या चार्ज मानते हैं। अरे मैग्नेटिक के अंदर भी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे, अब तो ये रिवीजन क्लास चल रही है, लेकिन एक्स्ट्रा मैग्नेटिक में पढ़ा भी होगा ना। ऑपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो करंट के ऊपर क्या हुआ, बट एक्चुअल में आओ चलो जरा पढ़ो ये लाइन, ये लाइन जरा ध्यान से समझना, एनसीईआरटी की लाइन ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं थे जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई। ठीक, सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी अ फ्लो ऑफ, रीजन सुनो, पॉजिटिव चार्ज क्यों है। अब अगर मान लो आपका असर्शन रीजन अगर आता है, असर्शन, ठीक है, असर्शन क्या है, करंट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। रीजन, electron were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed, so electric currents are considered to be a flow of positive charge। हमने ये लाइन कभी भी पढ़ी, एनसीईआरटी की है, कभी भी आपने ये लाइनों पे अगर अगर जिस बच्चे ने पढ़ रखी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सोचो असर्शन रीजन कैसे अटेम्प्ट करोगे, हम क्या मानेंगे, अब कुछ भी बोल रही है तो असर्शन हम बोलेंगे करेक्ट है, लेकिन रीजन में क्या आ रहा है, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, रीजन हम क्या करेंगे, रीजन तो गलत है, ऑप्शन सी, बट एक्चुअल में आंसर क्या होगा, ए। मैंने इसलिए एक चीज बोली है, आप असर्शन रीजन जितनी मर्जी ना किताबें उठा लो, जितनी मर्जी किताबें उठा लो प्रैक्टिस करने के लिए कि हम असर्शन रीजन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी छूट होगी कहीं ना कहीं, आपकी कुछ ना कुछ टॉपिक असर्शन रीजन के छूटेंगे। पता है क्यों, क्योंकि असर्शन रीजन तो एनसीईआरटी की लाइनों से बनकर आ रहे हैं ना, हमें उन पे फोकस करना है, इसलिए एक एक लाइनें बता रहा हूं बच्चों, एक एक लाइनें इसलिए जरूरी है, तो इन पे फोकस करो। ठीक, अब बाकी हमारे को ये पता ही है कि कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर कहां जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट कहां जाएगा, पॉजिटिव टू, और हम इसे वही लेकर चल रहे हैं, हम इसे चेंज नहीं करते, हम वही मान के चलते। ठीक, क्वेश्चन, करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर गिवन, आप लोग मुझे बताते रहो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आई कितना, और क्या गिवन,
समय 30 मिनट। मुझे मिनट में चाहिए होता टाइम। कितना हो जाएगा? क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक चार्ज आई इक्वल टू क्यू इक्वल टू इट आई यानी कि इनटू पॉइंट हटाऊंगा यूनिट। आ गया आंसर। आंसर नंबर 2। क्या बोल रहे क्वेश्चन में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि नेट चार्ज कितना? 1 कूलम। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ई आपको पता है कितना होता है? पता है एनसीईआरटी के अंदर ना इसमें साफ साफ लाइनों में ये आंसर डायरेक्ट दे रखा है। सीधे सीधे अगर आप एनसीईआरटी की लाइन देखो तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 172 सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो हमारे पास लाइन आती है, ठीक है, उसमें सेकंड लाइन में ही आपको आंसर लिखा हुआ मिलेगा, सेकंड लाइन में। चलो लेकिन मैं फिर भी कैलकुलेट कराता हूं कि कैसे करते हैं। Q इक्वल टू एन ई, मुझे एन निकालना है। एन इक्वल टू क्यू बाय ई। क्यू कितना? 1, 1.6 इंटू 10⁻⁻। आपको पावर को बिल्कुल नहीं छेड़ना। पावर नीचे या ऊपर जाके क्या हो जाती है? प्लस। पॉइंट हटाऊंगा। कितना हो गया ये? 5/8। 5/8 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 0.625। ठीक। इंटू 10⁻19। हमें क्लास 8 में पढ़ाया जाता है कि ये क्या है? पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है। इसके अंदर ये नंबर जो भी होगा हमारा 10 से छोटा, 1 से बड़ा। 10 से छोटा, 1 से छोटा है ये। तो मुझे इससे ना 10 जरा लेने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18। क्या यूनिट? अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की थोड़ी ना कोई यूनिट होती है। आप क्या लिखोगे? बस इलेक्ट्रॉन। पता है मैंने सॉल्व क्यों कराया? आप लोग एक बार एनसीईआरटी में वैल्यू पढ़ो कितनी है। 6 इंटू 10⁻, है ना? और एमसीक्यू में यही सेम क्वेश्चन आता है, और वहां पर ना 6 और 6.25 दोनों वैल्यू गिवन होती है। अब आंसर की जो चेकिंग होती है वो कैलकुलेशन के बेसिस पे होती है, ना कि एनसीईआरटी की गिवन वैल्यू पे होती है। इसलिए मैंने कैलकुलेशन करवाई। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे चलेगा या गिवन वैल्यू पे चलेगा, वो आधा अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए ये नंबर, ये कैलकुलेशन याद रखनी जरूरी है, ताकि आप एमसीक्यू में गलती ना करो। बच्चे क्या करके जाते हैं? रट के जाते हैं। ये उन लोगों के लिए सबक है कि रट के जाओगे तो अपना नुकसान खुद करोगे। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये बुक पकड़ रखी है, ठीक है, अगर मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो क्या होगा? नीचे गिर गई बुक। क्यों गिर रही है? रीजन?
ग्रेविटी, ग्रेविटी ने क्या क्रिएट करा? पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने जब पकड़ रखा यहां पर, इट कंटेन हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे क्या है? लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, नीचे, है ना? ओके। अब मैं देखो, मैं आपको ऐसे टेबल, अगर मान लो टेबल पे रखा हुआ है, ये टेबल पे रखा हुआ है बुक, अब ठीक है, ये टेबल इस तरह से, अब ये बुक क्यों नहीं नीचे गिर रही, बता सकते हो? अब बताओ क्यों नहीं गिर रही? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, ना लो पोटेंशियल ना हाई पोटेंशियल, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक, पोटेंशियल का मतलब क्या है बेटा? पावर, एनर्जी, प्रेशर, फोर्स, आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो वर्ड यूज कर लो जो अप्लाई होके लग सकती हैं। फोर्स लग रही है, हाई या लो होती है, पावर हाई या लो, पोटेंशियल, पोटेंशियल तो वर्ड हो गया ना, ये कब बोला पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास काफी सारे तरीके हैं ना, तो जितने भी तरीके सारे के सारे यूज होंगे भाई। ठीक, अब जब ये बुक मैंने हाथ में पकड़ रखी थी, तो मेरे हाथ पे ऊपर है जब तक, क्या है भाई, मेरा हाथ थकेगा, मैं नीचे करूंगा, है तो लो पोटेंशियल पे आई ना। लेकिन जब मैंने बोला, देखो टेबल को मैंने देखो उठाने इसलिए उठाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब मान लो कि जहां आप बैठे हुए हो, आप लोग नीचे क्यों नहीं गिर रहे? देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तभी हम बैठे बैठे थकते भी नहीं है। खड़े होके दिखाओ। हाँ भाई, एनर्जी खर्च ही नहीं हो रही ना, एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। अब पॉइंट क्या है बेटा? करंट भी ना कुछ इसी तरह से चलता है। यहां पे हमारी एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल क्या दे रखा है? पानी का। अगर आप एक पानी का पाइप लो, ऐसे रख दो, वो पानी उसके अंदर है, ठीक है, पूरा नहीं भर रखा, नॉर्मल थोड़ा पानी, क्या पानी आगे या पीछे बिल्कुल जाएगा? बाथरूम के अंदर सिंक बनाया जाता है जहाँ पे पानी सारा का सारा ड्रेन हो सके, तो बाथरूम को कभी ऐसे ऐसे बनाया जाता है या थोड़ा सा कर्व करके, स्लांट, है ना, सॉरी, स्लांट करके, क्यों? अगर ऐसा रहेगा तो पानी वहीं पे रहेगा ना। अभी तो बस वही बताना चाह रहा हूं कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, जब तक कोई भी चीज मूव नहीं करेगी। अरे भाई, ऐसा बताओ किसने बोला था सबसे पहले फिजिक्स में? नाम, साइंटिस्ट का नाम, हु इज अ साइंटिस्ट? उनकी एक लॉ लगती है यहाँ पे, न्यूटन। कौन सी लॉ? तीन लॉ है न्यूटन की, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, कौन सी? फर्स्ट। फर्स्ट लॉ क्या कहती है? अगर भाई आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, अब अगर मैं किसी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, तो वो स्टेशनरी से मोशन पे आ रहा है, तो मैं उसके अंदर डिफरेंस लेकर आ रहा हूं या नहीं? तभी तो डिफरेंस आ रहा है। और जब तक हम उसे कुछ नहीं कर रहे, वो तो अपनी एनर्जी और अपनी पावर लेके बैठा हुआ है, बताओ कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो ये है पोटेंशियल का कंसेप्ट। अब पॉइंट हमारे पास ये आता है, सर ये हमारे को इसमें तो समझ में आया, इलेक्ट्रिसिटी में कहां से पोटेंशियल का काम आया? हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, हमने पढ़ा कि चार्ज जनरेट होता है। अच्छा, आप लोगों से ना मेरा एक क्वेश्चन है चार्ज के ऊपर ही। एक बात बताओ, प्लास्टिक एक इंसुलेटर है,
फिर उसके ऊपर चार्ज कहां से आया? और वहीं पे अगर आप एक मेटल वायर को लेके या मेटल के स्केल को लेके जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो चार्ज ही नहीं एक्वायर करेगा। बात तो सही है ना? बात तो सही है। चलो आओ कंसेप्ट समझाता हूं, तुम्हें पोटेंशियल समझ में आएगा। एक चीज याद रखो जो फिक्स है, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। यानी कि जितना भी चार्ज है अर्थ में जाके क्या हो जाएगा? शून्य। क्लियर? अब आपने लिया एक मेटेलिक स्केल, योर बॉडी इज कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर, मैं उसे रब करने में लग रहा हूं, इसलिए चार्ज एक्वायर करा अपने ऊपर। लेकिन मैं कौन? स्केल कौन? वाह, वाह बेटा वाह। स्केल इज अ कंडक्टर। स्केल क्या है? स्केल इंसुलेटर है। बच्चों, फ्लो फ्लो में अलग ही चल रहे हो तुम लोग। स्केल इज अ कंडक्टर। मैंने मेटेलिक स्केल बोला था, मेटेलिक स्केल। ठीक है, क्लियर? मेटेलिक स्केल, वो कंडक्टर। अब जब मैंने उसे पकड़ कर रखा है, चार्ज उस पर जनरेट हुआ, बट यहां पर चार्ज है, यहां पे चार्ज है, स्केल के ऊपर चार्ज है, अर्थ के ऊपर चार्ज कितना? शून्य। क्लियर? अब यहां पे चार्ज ज्यादा, अर्थ पे चार्ज कम, क्योंकि ये भी कंडक्टर, हम भी कंडक्टर। चार्ज फ्लो हुआ, अंदर गया, चार्ज फ्लो हुआ, अर्थ पे गया। अब मैंने लिया वहीं पे प्लास्टिक स्केल। अब मैंने यहां पर क्या लिया? प्लास्टिक स्केल। अब प्लास्टिक स्केल क्या है? क्या चार्ज जो उसके सरफेस पे बना, क्या वो हमारे पास आएगा? क्यों? क्योंकि वो तो इंसुलेटर है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आप अगर क्लास 8 में पढ़ा होता तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ आपको किसके ऊपर शो होगी? इंसुलेटर पे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर शो करते हैं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन, सर अगर हमने जूते चप्पल पहन रखे होंगे तो क्या होगा? भाई जूते चप्पल डिपेंड करते हैं कि वो कंडक्टर ना हो बस। अगर इंसुलेटर हुए, ठीक है, तो चार्ज क्या होगा? अब डिपेंड करता है कि वो चार्ज इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी भी क्या है? कंडक्टर। अच्छा बच्चों, कभी सर्दियों में करंट लगा, झटका? झटका, झटका किस तरह से? आप आपने स्वेटर डाला, ऊनी, ठीक है, मैंने देखो ये जैकेट पहनता हूं, देख सकते हो इसके हालात, है ना? और 10 में से 7 बार जब भी ये जैकेट पहनता हूं और जब भी मैं किसी मेटेलिक चीज को टच करता हूं मुझे झटका लगता है। ठीक है, रीजन, चार्ज वहां से जनरेट हुआ, मेरी बॉडी पे भी रहा। मेरी बॉडी क्या है? कंडक्टर। अब जो मैं मेटेलिक सब्सटेंस को टच कर रहा हूं वो भी कंडक्टर है, चार्ज वहां पे ट्रांसफर होता है और मुझे झटका लगता है। अब पॉइंट क्या है ये झटका लगने का, वो भी समझाता हूं। सबसे पहले तो देखो ये थ्योरी कंसेप्ट समझो करंट का। मैंने पहले क्या बोला था कि चार्ज ज्यादा था मेटेलिक स्केल पे, वो ट्रांसफर हुआ। ठीक, अब जब मैंने जैकेट डाली, मेरे पास चार्ज, मेरे पास, मैंने टच किया किसी मेटेलिक सब्सटेंस को, वो भी क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, अब भाई कंडक्टर के पास खुद भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब जो डिफरेंस क्रिएट होना था, जो डिफरेंस क्रिएट होना था वो अर्थ के पास नहीं गया, क्योंकि वो मेटेलिक सब्सटेंस डायरेक्टली अर्थ से नहीं अटैच ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक इंसुलेटर से अटैच। जैसे मान लो कि आप टेबल पे बैठो, टेबल पे एक नट है, मेटल का है, वो डायरेक्ट अटैच है, तो वो सारा का सारा चार्ज कहां पे चला गया? उसी पे चला गया। चार्ज उसमें रहा ज्यादा, मेरा चार्ज कम, और जब मेरा चार्ज कम हुआ तब मुझे झटका लगा।
अफसोस स्पीड इतनी होती है कि जस्ट विद इन 1 सेकंड से भी कम, बहुत कम टाइम लगता है, उतनी देर में चार्ज ट्रांसफर हो गया और मुझे झटका लग जाता है। आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है सर्दियों में? ये रहा रीजन। अब पॉइंट क्या है, अगर आप मुझे खुद एक बार बताओ, अगर एक तरफ ज्यादा चार्ज है और एक तरफ कम चार्ज है, चार्ज सभी ट्रांसफर हो रहे हैं ना? यहां पर भी हमने प्रैक्टिकली ये समझ लिया, ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस यही है, पोटेंशियल डिफरेंस में बी प्रोड्यूस बाय बैटरी, ये वर्ड याद रखो। पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बैटरी, जो कॉन्स्टिट्यूट करती है वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल। अब जरा ध्यान से सुनना, केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट करते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल। बच्चों केमिस्ट्री पढ़ी थी, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पढ़ा था, एनोड कैथोड, एनोड के ऊपर चार्ज आता है, कैथोड पे ऊपर, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, आता है आने वाला, और कैथोड पे एक तरफ पे ज्यादा आता है, एक तरफ पे, बताओ डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं? उसी तरह से यहां पर क्या बनते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और यही जो सेल होते हैं ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जरा बेसिक कंसेप्ट समझो, ये आपके पास सेल है, जमा घटा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यही होते हैं हमारे टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल पे हमेशा चार्ज बहुत ज्यादा रहेगा, नेगेटिव पे मैंने वायर ली, बल्ब लगाया, कनेक्ट कर दिया। अब पता हो क्या रहा है, पॉजिटिव से चार्ज जा रहे हैं, बल्ब के अंदर गए, बल्ब को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए थे, बस उसकी एनर्जी चाहिए थी। इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए बल्ब को, क्या चाहिए? एनर्जी कंज्यूम करा और क्या हो गया? ग्लो हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन गए और सारे के सारे जाके क्या में जमा हो गए? नेगेटिव पे, सॉरी सॉरी करंट, सॉरी करंट, ठीक। लेकिन बेटा अब उल्टा नहीं है, एक्चुअल में है क्या? जा तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, बट हमें पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमने उसे क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज। और एक्चुअल में बेटा पॉजिटिव चार्ज तो कभी फ्लो ही नहीं हो सकता ना, वो तो न्यूक्लियस में है, तो ट्रांसफर होने वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, ठीक। बस पॉइंट पता है क्या है, कि एक तरफ पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब बैटरी पता है, आप बैटरी कितने टाइम तक यूज कर सकते हो? ड्यूरासेल है, बढ़िया वाला, ये 6 महीने मैक्स टू मैक्स, ठीक ठीक। लेकिन 6 महीने बाद वो डेड क्यों हो जाते हैं? जो कह रहे हैं 1 महीना, चलो डेड क्यों हो जाते हैं? सुनो भाई, मैंने क्या बोला, एक तरफ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन खाली है। मैंने जैसे ही इसे कनेक्ट करा, पहले डिफरेंस पॉजिटिव वाला अलग है, नेगेटिव वाला अलग है, मैंने वायर कनेक्ट करी, वायर कनेक्ट होने की वजह से क्या हो गया? सॉरी, डिफरेंस क्रिएट हुआ, डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन तो भागेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहते हैं हम बैलेंस करेंगे, उस बैलेंसिंग में हमने अपना फायदा उठाया, हमने अपना डिवाइस लगाया और अपने डिवाइस को काम करवाया। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ने चार्ज को फ्लो कराया और क्या क्रिएट करा? करंट। अगर डिफरेंस ही नहीं होगा तो आप करंट कैसे क्रिएट कर सकते हो? बस मुझे वो बताओ, पॉसिबल है? नहीं, नामुमकिन है। बिना डिफरेंस के हम लोग क्या नहीं कर सकते? करंट नहीं फ्लो करवा सकते। यहां तक ये पॉइंट सबको क्लियर? ठीक है। अब यहां पर सेल के अंदर क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को जितना भी ज्यादा है जब तक बना सकती है। अब भाई एक बार बताओ, उसके अंदर जो कंटेंट होगा वही तो लिमिटेड है, जब आपका वो कंटेंट ही खत्म हो जाएगा आप क्या करोगे?
आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक, कार चल रही है, इनके अंदर बैटरी यूज होती है, लिथियम आयन बैटरी। इनकी भी तो ये क्या लाइफ टाइम है, जिंदगी भर चलाओ नहीं ना। इनका भी क्या है, एक एज है ना, कितने साल बाद ये भी तो खराब होगी या नहीं होगी। रीजन, बस फर्क क्या है, लिथियम आयन में भाई उनकी लाइफ ज्यादा हो जाती है। आप यूज करते हो ड्राई सेल, ये जो होती है ये क्या होती है, ड्राई सेल, ठीक है, कार्बन की। तो ऐसे अलग अलग तरह के सेल होते हैं, हमें वो सेल के बारे में नहीं पढ़ना, दिस आर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब जैसे एक बच्चे का डाउट है, वेट सर ड्राई सेल है तो क्या वेट सेल भी होते हैं, वाह क्या कॉमन सेंस लगाया है, ड्राई सेल है तो वेट सेल भी होते होंगे। बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछने के साथ साथ ना पहले ना कार्टून देखना बंद करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब सुनो इसके पॉइंट। एवरी पॉइंट सराउंड अ चार्ज कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ये मैंने दो डेफिनेशन यूज करी, ठीक है, एक एनसीईआरटी की और एक अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी पॉइंट आप लेट कर सकते हो, ये पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट। करंट हमेशा मूव कहां से कहां होता है, सॉरी चार्ज, ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये फिक्स है, ये आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट यानी कि V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, और अगर मैं दो पॉइंट का डिफरेंस निकाल रहा हूं तो दो पॉइंट का डिफरेंस क्या आ जाएगा, VA माइनस VB। एक सेकेंड, यहां पर हमारे पास क्या मेंशन है, फ्रॉम B टू A है ना, VB माइनस इज इक्वल टू W अपॉन में, एक चीज हमें याद क्या रखनी है, VB क्या होगा, हायर पोटेंशियल, और VA क्या होगा, ये चीज याद रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। तो ये क्या हो गया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किसके थ्रू करते हैं हम, वोल्ट मीटर। और ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। अमीटर को बच्चों हमने कैसे कनेक्ट करा था, हमेशा सीरीज। क्वेश्चंस, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम, ये वाला आप लोग ट्राई करोगे
हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये भी आप लोग ट्राई करोगे। नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। बैटरी। आंसर नंबर 4। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम फ्रॉम पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। मैंने किसी को भी लेट कर लिया। वीए 118 वोल्ट, वीबी फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? वीबी माइनस, बच्चों यहां पे माइनस में मत लेकर आ जाना। एक चीज याद रखना, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों के तीनों क्या होते हैं? स्केलर, वेक्टर नहीं है, तो नेगेटिव मत कर देना। ये आ गया 10, 20 जूल। फर्स्ट और सेकंड आसान है। ठीक। आप लोग सेकंड क्वेश्चन अभी ट्राई करके दिखाओ। आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है। बच्चों यहां पर भी फॉर्मूला क्या लगेगा? वी कितना? इंटू 1। डन। इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ऑलरेडी मैं आपको कर दिया था। क्लोज और कंटिन्यूस पाथ, जहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है। इसके काफी सारे वेरियस कंपोनेंट होते हैं जो इंक्लूड करते हैं सोर्स ऑफ करंट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बैटरी। लोड, लोड क्या हो सकता है? बल्ब और कोई भी अदर अप्लायंस। लोड वर्ड याद रखना। स्विच या फिर की, जो क्या बनाएगा? ऑन करेगा या ऑफ करेगा सर्किट को। ठीक है। फ्यूज। फिर सारे के सारे कनेक्ट किसके थ्रू किए जाते हैं? वायर के थ्रू। कनेक्टिंग वायर जनरली किसकी बनी होती है? कॉपर की। ठीक है। और हमेशा करंट जो होता है वो आप कहां से शो करोगे फ्लो करते हुए? पॉजिटिव टर्मिनल से। जब की क्लोज होगी तो सर्किट क्या होगा? क्लोज सर्किट। जब की ओपन होगी तो क्या होगा? ओपन सर्किट। और जब की ओपन होगी तब करंट फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक सेल, ये रहा सिंबल। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, छोटी वाली लाइन नेगेटिव। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसमें हम क्या शो करते हैं? बैटरीज। 1, 2, 3। बस आपने क्या करना है? अलग अलग सेल लेते जाओ और उन्हें क्या करते जाओ? कनेक्ट करते जाओ। प्लग और स्विच, डॉट के बिना ओपन, डॉट के साथ क्लोज। वायर ज्वाइंट हो रही है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब, आपको ये वाला याद रखना है, कहीं ये बल्ब बनाने लग जाओ। रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट पढ़ाऊंगा क्या होता है अभी। अमीटर का सिंबल और वोल्ट मीटर का। अब आपको बताता हूं ओपन और क्लोज सर्किट बनाना किस तरह से।
सबसे पहले बनानी है बैटरी। मैंने बोला बैटरी, सेल नहीं। तो कम से कम 3 तो यूज करना सेल। फिर क्या बनाना है? एक स्क्वायर में सबसे पहले बनाओ रेजिस्टेंस, फिर बल्ब, एंड में एमीटर, की यहां पर क्या है? ओपन। पैरेलल में क्या लगेगा? वोल्ट मीटर। इस तरह से आप कनेक्ट करोगे। ये क्या है मेरे पास? ओपन सर्किट। क्लोज करने के लिए बस मुझे क्या करना है? डॉट लगानी है। डॉट लगाते ही क्या हो जाएगा? क्लोज। यहां से करंट फ्लो होते हुए दिखाओगे आप लोग। अब बच्चों जब करंट फ्लो होगा तो बल्ब को ग्लो भी करना है, कहीं बल्ब को ग्लो करना भूल जाओ, ये याद रखना। ओपन क्या था? बिना डॉट के। डॉट के बाद जो चेंजेस होंगे उसके साथ ये क्या बन गया? क्लोज। तो ये हो गया हमारा सर्किट का पार्ट भी खत्म। ओम्स लो। बच्चों ओम्स लो के लिए आपने स्कूल में कोई एक्टिविटीज करी है? नहीं। स्कूल के अंदर एक एक्टिविटी होती है, देखो। एक्टिविटी में जैसे क्या बोला गया है, आपको सेटअप करना है एक सर्किट डायग्राम की तरह, 11.2 फिगर। फिर इसके अंदर क्या लेनी है? एक नाइक्रोम वायर लेनी है, एक्स वाई। कहाँ है एक्स वाई? ये रहा एक्स वाई। ठीक है, नाइक्रोम। ओके। नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। ये वर्ड याद रखना। इवन कभी कभार एमसीक्यू में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नाइक्रोम किसका अलॉय होता है। एनसीईआरटी में ही मेंशन है भाई, ये एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। ठीक है। फर्स्ट यूज, हमें क्या करना है? ओनली वन सेल एज अ सोर्स ऑफ इन द सर्किट। मुझे एक ही सेल यूज करना है। नोट द रीडिंग इन अमीटर आई फॉर अ करंट एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर वी फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस। उसी के साथ साथ मुझे क्या कर देना है? धीरे धीरे मैं बैटरी ऐड करता जाऊंगा, पोटेंशियल मेजर करना है और करंट मेजर करना है। ठीक है। हमारा ना ये टेबल बनता है बच्चों। अब अगर आप लोगों ने एक्टिविटी पढ़ रखी होती, या आप लोगों का बच्चों एक्सपेरिमेंट का भी पेपर भी तो होता है, तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में भी इवन नहीं पढ़ाई है। 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके एक्सपेरिमेंट के होते हैं, प्रैक्टिकल्स के। चलो आओ बताता हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिया? जो करंट जा रहा है हम ऑब्जर्व करते हैं 0.5 एम्पेयर, फिर 1 एम्पेयर, फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करा? 1 पॉइंट। V बाय आई निकालना है आपको। ये V है, वो I है। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको इससे डिवाइड करूंगा, 3 को 1 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा? 4.5 अपॉन में 1.5, 6 अपॉन में 2। ग्राफ बना के देखें, ग्राफ क्या आएगा? क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। ग्राफ बनाने को भी आ सकता है।
आपके पास यहाँ पर बच्चों करंट कितना है? 0.5। जो ये एक्स वैल्यू है, एक्स वाला क्या है मेरा? करंट। और वाई वाला क्या है? पोटेंशियल। ठीक है, 0.5, फिर 1 पे, 3, फिर 1.5 पे, 4.5, फिर 2 पे, 6, लाइन लेके जाऊंगा। ये क्या जा रही है? स्ट्रेट लाइन। ये मेरा स्लोप आ रहा है। अगर मुझे स्लोप को निकालना है तो स्लोप को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरसेप्ट वाई अपॉन में इंटरसेप्ट एक्स। ठीक है, अब यहां पर जो भी मैंने इंटरसेप्ट लिया है वाई का 1.5, आप देख सकते हो ये वाला डिफरेंस कितना आएगा? 1.5। और ये वाला डिफरेंस कितना आएगा? 0.5। आंसर अभी भी कितना आएगा? 3। अभी तक हमें ये नहीं बताया गया ये इंटरसेप्ट क्या मतलब क्या है। बस हर बारी हमने क्या देखा, जो हमारा इंटरसेप्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। और ग्राफ मुझे क्या देगा? ये हमेशा, ये क्या आएगी हमेशा? क्या इसके अलावा और कुछ मार्क किया गया, मेंशन किया गया? नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1827 में एक जर्मन फिजिस्ट थे, नाम क्या था उनका? जॉर्ज सिमन ओम। उन्होंने फाउंड करा एक रिलेशनशिप दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी में हमने देखा। जैसे जैसे वो क्या करते आ रहे हैं, बैटरी के नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, करंट क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, क्या आता है? आर। आर क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन कब? एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, जो क्या करती है? रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो रेजिस्टेंस क्या है? स्पीड ब्रेकर है, जो करंट की स्पीड को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। उसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर से, जो ये रहा। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या पढ़ते हैं? V इक्वल टू, सो R इज इक्वल टू V बाय, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है? अगर R ज्यादा, अगर R ज्यादा होगा तो I क्या होगा? और अगर R कम, I ज्यादा। उसी तरह से हमारे पास क्या आती है डेफिनेशन?
1 ओम की। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ टू एंड ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, और उससे करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 ओम। तो रेजिस्टेंस क्या होगा उस कंडक्टर का? 1 ओम। तो हमारे पास ये क्या आ गया कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पेयर। एक चीज याद रखो, ऑलरेडी बता दिया रिलेशन। अगर मैं रेजिस्टेंस को हाफ कर दूंगा तो करंट क्या हो जाएगा? डबल। और अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो करंट क्या हो जाएगा? तो यही रिलेशन चलने वाला है हमारे पास। ठीक है, अब जरा टर्म सुनो कुछ। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस it is necessary to increase or decrease the current in electric circuit. तो इसीलिए a component used to regulate current without changing the voltage source, और उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये डेफिनेशन याद रखना। इन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट, जो यूज होता है किस चीज के लिए? वेरिएबल रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कि मैं पोटेंशियल को नहीं चेंज करना चाहता, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज करना चाहता हूं, तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। और जो डिवाइस जो ये काम करेगा वो को क्या कहलाएगा? रियोस्टेट। क्वेश्चन, हमने क्या पढ़ा था? आर इज इक्वल टू वी बाय, अगर मैं ग्राफ में देखूं यहां पर वी है, V3, V2, V1, किसका V ज्यादा? R3 हैज हाईएस्ट पोटेंशियल एंड लोएस्ट करंट। देख सकते हो करंट भी देखो लोएस्ट की है। रिलेशन क्या आता है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R3 का V सबसे ज्यादा है और I सबसे कम है। तो ऑटोमेटिकली अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड R3, तो भाई सबसे ज्यादा कौन होगा? R3। फिर देखो ग्राफ को कभी भी अटेम्प्ट करना है, ग्राफ अटेम्प्ट करना सबसे आसान यहाँ पे। अब देखो V कहां पर है? V देखो, जिसका V सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर V यहां पर होता तो मेरा R1 आंसर होता। भाई ये स्लोप कभी भी चेंज हो सकते हैं, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि इसको फिक्स करके चलोगे आप और क्वेश्चन वैसे ही आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर चीजें चेंज होंगी। हमने ग्राफ पढ़ा था V Y था और I X था। अब उल्टा हो गया ना, ये उल्टा कभी भी हो सकता है, तो ये याद रखना। फिर ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बिलो। आपको यहाँ पे पता क्या बोला गया? फाइंड रेजिस्टेंस। चलो बच्चों देखिए किसकी मैथमेटिक्स अच्छी है। आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करो। आप जिस मर्जी वैल्यू पे देखना तो आपने ये तो जिस मर्जी वैल्यू के अकॉर्डिंग देख लो।
हो गया बच्चों? पीक वैल्यू से डायरेक्ट कैलकुलेट किया है क्या? 4.8? तुम लोगों ने 12 और 2.5 करा है। तुम्हारा ग्राफ तो उल्टा हो गया। बताता हूँ तुम लोगों ने, एक सेकेंड एक सेकेंड। कभी भी अगर आप लोग हायर वैल्यू पे लेके चल रहे हो तो तुम्हारे गलती के चांसेस सबसे ज्यादा है। सबसे नीचे वाली वैल्यू देखो, 2 और 0.5, 4। ठीक है, सेकंड वाली देखो, 4 और 1। नहीं बच्चों, ये क्या कहते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन है और एक्चुअल में इसका 4 आंसर ही है, 4.8 नहीं है। क्योंकि जब ये ग्राफ में आपको लाइनें नहीं दे रखी ना, और यहीं पे हमारे से गड़बड़ होती हैं। इसीलिए हमेशा पता है ग्राफ को आप लोग कैसे सॉल्व करके चलते हो, एंड पॉइंट से, जबकि बीच वाले स्लोप को कैलकुलेट करते हैं हम, या नीचे, सबसे नीचे। मैं प्रेफर करूंगा कि सबसे नीचे से शुरुआत करा करो, आंसर होने की गलती ना के बराबर है। ठीक है। एक्टिविटी 1 12.2। बच्चों एक्टिविटी बड़ी आसान है। मैंने क्या करा, ये सर्किट लिया है, ठीक है। टेक अ नाइक्रोम वायर, टॉर्च और एक 10 वोल्ट का बल्ब लिया है। एक टॉर्च बल्ब लिया है, एक 10 वोल्ट का बल्ब लिया है। अमीटर कनेक्ट करा, ठीक है। फिर मैंने गैप छोड़ दिया एक्स वाई। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर इन गैप एक्स वाई और प्लग द की। नोट द मीटर रीडिंग। फिर मैंने उसे बाहर निकाला, फिर क्या लगाया, 10 वोल्ट का बल्ब लगाया। बल्ब बाहर निकाला, फिर क्या लगाया, टॉर्च का बल्ब लगाया। क्या हर बारी मेरी करंट की वैल्यू सेम आएगी बच्चों? क्यों भाई, सेम क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हर एक कंपोनेंट सब्सटेंस का रेजिस्टेंस सेम नहीं होता, वो वेरी करता है। ये एक्टिविटी इसी चीज के लिए है। आप पढ़ लो तो यही है इसमें, वैल्यू कभी भी सेम नहीं आने वाली। आपके पास दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो सकता है। इंसुलेटर जिसमें से फ्लो इजीली नहीं हो सकता। तो जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है, उसमें से इजीली नहीं होगा। और जो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसमें से इजीली हो सकता है। अब फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? मेरे पास एक वायर है, ये वायर की क्या है, लेंथ। ये क्या है, एरिया ऑफ, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। यानी कि मैं लेंथ जितनी बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस उतना, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं इसे थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, मेरा एरिया क्या होता है यहां पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है।
जो क्या आता है मेरे पास, सर्कल, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर। कभी भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, आपको एरिया क्या यूज करना है, या तो पाई आर स्क्वायर, और नहीं तो ना आपको क्वेश्चन में पता है क्या गिवन होती है, डायमीटर। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इफ डायमीटर इज गिवन, या तो आप डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा लो, पाई डी स्क्वायर बाय 4, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है। तो एरिया के लिए आप ये यूज करोगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करूंगा, इक्वेशन क्या बनेगी, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी, इसे हम क्या पढ़ते हैं, रो। ठीक है, रो ने धोने वाला नहीं, रो है। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन में एल, आर की यूनिट ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, कट गया, यूनिट क्या आ गई, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। रेजिस्टिविटी याद रखो आपकी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन दी लेंथ और थिकनेस, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, और उसी के साथ हमारे को 2 पॉइंट और पता चलते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी, और आर डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल। हम क्या, बच्चों अगर वायर ठीक है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हुआ ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, तो रिलेशन क्या लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। एक बात बताओ, जब आप लोगों को एसी की वायरिंग करवानी होती है, क्या पतली वायर यूज करते हो, मोटी वायर यूज करते हो, क्यों, कम रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि कम रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, और अगर क्या ऐसे छोटे मोटे डिवाइस है तो हम क्या यूज करते हैं, पतली वायर। एक चीज याद रखो, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड वेरियस ओनली टेम्परेचर चेंज। तो यानी कि रेजिस्टिविटी हमारी दो चीजों पर डिपेंड करती है बस, नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी। दूसरा, अगर नेचर, भाई ऑब्वियस सी बात है, अब मैं तुम्हारे को बोल रहा हूं कि चलो इस पेपर से करंट फ्लो करके दिखाओ, पॉसिबल है क्या, क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, पता है क्यों, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया क्या है, काफी ज्यादा है। देखो, मान लो कि ये पेपर है, इसमें इतना रेजिस्टेंस है, या फिर ये पेपर है, इस पेपर में इतना रेजिस्टेंस है, इतना एरिया कवर हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। देखो, आप स्कूटी बाइक साइकिल जो मर्जी चला रहे हो, आपको स्पीड ब्रेकर मिलता है, एक स्पीड ब्रेकर इतना है, एक स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा है, ऐसे। चलो मैं एरिया भी बता, एक स्पीड ब्रेकर है ऐसे, एक स्पीड ब्रेकर है ऐसे, कौन आपकी स्पीड को बहुत ज्यादा कम करने वाला है, तो ये जितना
कितना बड़ा है, रेजिस्टेंस कितना बड़ा है, वो क्या कहलाता है हमारा, रेजिस्टेंस कितना ज्यादा बड़ा है वो क्या कहलाता है हमारा, रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, एक चीज याद रखना, इंसुलेटर सच एज ग्लास, रबर, एबनाइट हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, और जबकि कंडक्टर के पास क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। मेटल और जो एलॉय होते हैं उनके पास क्या होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। रेंज होता है 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर। इंसुलेटर के पास कितना होता है, 10⁻12 से लेके 10⁻17। सोचो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है। ओके, आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि alloy इज यूज इन अ हीटिंग मटेरियल रेदर देन द प्योर मेटल। क्यों? क्योंकि alloy क्या नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं। कंडक्टिंग वायर किसकी बनी होती है, कॉपर और एल्युमिनियम की। क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, अभी तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट यहां पर नहीं आया। नेक्स्ट, हाउ मच करंट विल बी इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, अगर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना है, 1200 ओम। क्वेश्चन में पूछा करंट निकालो। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आई इक्वल टू, ओम्स लॉ क्या होती है, वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू पी बाय आर, वी की वैल्यू, रेजिस्टेंस कितना, 0.18। 0.18। कौन सा बच्चा मुझे 5 पॉइंट कह रहा था, क्या कैलकुलेशन है बच्चों तुम्हारी, बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट, आई इक्वल टू वी बाय आर, वी कितना है मेरा, आर कितना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वॉट when drawn a current of 4 ampere from the source, what current will be heater drawn if potential difference is increased to 120 volt। क्या कुछ बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। चलो मैं आप लोगों को 30 सेकंड देता हूँ, ट्राई करो, नहीं होता तो मैं करवाऊंगा ही कराऊंगा, फिर तो कोई चॉइस नहीं है। देखो बच्चों, टाइम खत्म हो गया। पहले वी कितना है, 60 वोल्ट, तो आई कितना है, आर क्या रहेगा, पता नहीं। अब कह रहे हैं वी हो गया आपका
आई क्या होगा, अब वो नहीं पता, लेकिन आर क्या होगा यहाँ पे, लेकिन इन दोनों केसेस में आर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं दो इक्वेशन बनाऊं, वन 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 वन, और यहाँ पे ये भी वन वन, जिसमें मैंने क्या लिख दिया, आर वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन में आई वन इक्वल टू आर वन, वी टू अपॉन में आई टू इज इक्वल टू, ठीक है। दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हो सकती है या नहीं, क्या लिखूंगा, वी वन अपॉन में आई वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन में आई टू। वी वन की वैल्यू कितनी, 60, आई वन की वैल्यू कितनी, 4, इज इक्वल टू 120 अपॉन में आई टू। शून्य से शून्य कटा, ये 1 पे कटा, और ये 2 पे 4। बच्चों क्या मैथमेटिक्स है, 6 को 12 से कट करूंगा 4 आएगा, क्या मैथमेटिक्स है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आ गया। जिस बच्चे ने पहले ही ये बोल दिया था सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिलेशन सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कुछ होगा ही नहीं। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल डबल हो रहा है तो करंट भी क्या होगा, डबल होगा। एमसीक्यू में आप ये तरीका यूज कर सकते हो। बताओ, अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप एमसीक्यू में कैसे करोगे बच्चों। एमसीक्यू में आपको यही शॉर्टकट यूज करना है, अगर आता है अच्छी बात है। पहले फॉर्मूला देखो, स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि जहां स्क्वायर आ गया भाई ये वाला तरीका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत ट्राई करना, इज्जत के साथ कैलकुलेशन कर लेना। और वैसे भी अगर स्क्वायर वाला फॉर्मूला कोई भी यूज हो रहा है ना, तो आपको एमसीक्यू में आने ही नहीं वाला, बहुत रेयर चांसेस है। लेकिन अगर आ भी गया तो फिर तो बच्चों ये मान लो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आपको 1 नंबर में निपटा रहे हैं, क्योंकि लिटरली वो आपको सॉल्व करे बिना आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बिल्कुल, मैंने भी इसे लंबा खींचा है, मैंने इसलिए ताकि मैं आपको सिखा सकूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था। क्योंकि फॉर्मूला ओम्स लॉ यूज हो रही है, ओम्स लॉ के अंदर कहीं पे भी कोई स्क्वायर यूज हो रहा है नहीं। पोटेंशियल मेरा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ओम्स लॉ क्या कहती है, करंट भी अगर डबल होगा, अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। क्या रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल अगर मेरा डबल, तो करंट भी तो डबल ही होगा ना। तो सीधे 8 आंसर लिखना था। लेकिन ये आप तरीका आप कब यूज करोगे, एग्जाम में, ये तरीका। या फिर काफी बच्चे क्या करते हैं, पहले आर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उन्होंने आर कैलकुलेट करा, यहाँ पे आर की वैल्यू डाली तो यहाँ पे आई निकाल लिया। आप लोग वो तरीका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कंपेयर करने वाला फॉर्मूला है। आपको जो भी मेथड ठीक लगे, पहले क्या करो, आर कैलकुलेट करो, फिर यहां पर आर कांस्टेंट रहेगा तो आई की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर लो। ये तब करना है जब आपके पास क्वेश्चन कैसा आ रहा है, एमसीक्यू नहीं है बेटा, 2 मार्कर है। एमसीक्यू आ रहा है तो जैसे जो तरीका यूज करा, जसकीरत ने तरीका क्या यूज करा, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सीधे 8 हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या करूं, वो एमसीक्यू में यूज होगा। अब एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है सर विच इज अ बेटर कंडक्टर, प्योर मेटल और एलॉय। अगर हम बात करें, हमने मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ा था, मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ा था कि जब हम एलॉय फॉर्मेशन कराते हैं तो कंडक्टिविटी ना कम हो जाती है। कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। आपको यकीन नहीं है, आप एक काम करो, अपने एनसीईआरटी पे टेबल निकालो, टेबल बताता हूं, टेबल जो आपका रेजिस्टेंस वाला टॉपिक है, पेज नंबर 178 निकालो, 178 और 179, सॉरी, टेबल 11.2। आप देख सकते हो कंडक्टर और उसके बाद एलॉय, आप वैल्यू में डिफरेंस देख सकते हो कि किसकी रेजिस्टिविटी कम है।
तो आप ऑब्जर्व करोगे कंडक्टर जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी क्या है, कम, एलॉय बनते ही रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा। तो एलॉय आर नॉट अ बेटर कंडक्टर एज कंपेरिजन टू प्योर मेटल। इसलिए वायरिंग में हमेशा कॉपर मेटल यूज होता है, ना कि कोई एलॉय। हम एलॉय कहां पर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में, इसलिए ये क्वेश्चन भी आता है। तो बच्चों यहां तक हमारा ये वाला पार्ट एंड होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बचता है, अच्छा एक क्वेश्चन और है अभी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को, सॉरी 2-3 क्वेश्चन अभी और है, लेकिन ये रजिस्टिविटी के क्वेश्चन है। यहां से ये जो रजिस्टिविटी के क्वेश्चन है, ये रजिस्टिविटी के क्वेश्चन और नेक्स्ट और टॉपिक्स जो है हमारे कि रजिस्टर ऑफ कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही है।